बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुपर पावर बनने की दौड़ और मुकाबलेबाजी ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। आजकल आलमी सियासी सूरत हाल बड़ी संगीन है। हर तरफ साजिशों का बाजार गर्म है। मुखालफीन से ताकत में बाजी ले जाना, उन्हें आलमी मंजरनामे से बेदखल करना, खित्ते में तवाज़ुन बढ़ाने के लिए या बिगाड़ने के लिए बड़े ब्लॉक्स तश्कील दे रहे हैं। कुछ ममालिक को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ को तनहा करने के लिए सियासी और साजिशी अनासर सरगर्म है। नए नए आलमी इत्तेहाद हो रहे हैं और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी सतह पर अकेला करने के लिए नई और पहले से ज़्यादा खतरनाक तदाबीर अपना रहा है। दरअसल उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो जिस आग में पाकिस्तान को झोंकने के खौफनाक ख्वाब देख रहा है, उसकी ताबीर इंशाल्लाह किसी सूरत मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आलमी सियासत में कौन से नए खिलाड़ी एंट्रीज मारने वाले हैं और वो कौन से नए इत्तेहाद हैं जिनसे रशिया को खतरा है। भारत ने किस तरह और कौन सी जगह पे खुफिया न्यूक्लियर सिटी बनाया और भारत अपने ही जंगी जुनून में अंधा होकर किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत ने अब तक कौन से खतरनाक जंगी हथियार हासिल कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं और वो उनको कब इस्तेमाल में लाने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन सी नई फौज बनने वाली है और इसमें कौन कौन से ममालिक शरीक होंगे और इसका आलमी सियासत पे असर क्या पड़ेगा। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद और इस इत्तेहाद में दुनिया के 30 बड़े ममालिक शामिल हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और बाकी 2 शुमाल अमेरिकन ममालिक शामिल हैं। इस इत्तेहाद ने दुनिया की तमाम बड़ी लड़ी जाने वाली जंगों में शिरकत की और इन ममालिक की फौजें जहाँ पर भी गई हैं, वो चाहे अफगानिस्तान हो, लिबिया, इराक या फिर रशिया, उसके खिलाफ पहले कोल्ड वॉर जहाँ पर भी कदम रखे बदतरीन तबाही के आसार छोड़े। अफगानिस्तान और इराक की बुसीदा इमारतें, यतीम बच्चे और बेवा औरतें इन ममालिक की बेबसी, बेचारगी और लाचारी की मुंह बोलती तस्वीर है। संगदिल फौजों को ये इत्तेहाद इस बार एक नई और पहले से कई गुना बड़ी जंग की राहें हमवार कर रहा है। इस बार इस इत्तेहाद की नजरें चाइना और रशिया की सरजमीन पे, जो कि जितना आसान नजर आ रहा है उतना है नहीं। लेकिन अगर खुदा न खासा ये जंग शुरू हो गई तो फिर पूरी दुनिया इसकी जद में आएगी। दुनिया में खौफ की एक नई लहर फैलाने वाले इस फौजी इत्तेहाद की मीटिंग आजकल जारी है, जिसमें काफ़ी सख्त फैसले किए जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने चाइना और रशिया को बराह रास्त खतरा करार दिया, जिसे सुनकर चाइना और रशिया ये दोनों ही सीख पान। दोनों ममालिक के सफारतकारों की लफ्जी गोराबारी भी जारी है। यूक्रेन रशिया इस जंग की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है और नेटो यूक्रेन का बदला लेने के लिए रशिया को बार बार धमकियां दे रहा है। इस इजलास में नेटो ने फैसला किया कि वो अब चुप कर नहीं बैठेंगे, बल्कि रशिया को यूक्रेन की जंग का सबक सिखाएंगे। नेटो ने इस मकसद के लिए रशिया के अतराफ फौज और जदीद असला लाने का काम शुरू कर दिया। रशिया के अतराफ इस वक्त 800 मील तक की सरहद में नेटो रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जदीद असला और फौज की भारी नफरी तैनात कर रहा है। और इससे पहले यहाँ फौज की तादाद सिर्फ 40,000 थी, लेकिन अब ये तादाद 3 लाख से भी बढ़ चुकी है। आप इससे मामले की संगीनी का अंदाजा लगा लें। रशिया के मौजूदा प्रेसिडेंट सदर पुतिन के मुताबिक यूरोप और अमेरिका ने यह तय कर लिया कि बहुत जल्द रशिया पे हमला करने का कभी इरादा रखते हैं। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी असला और जदीद जंगी हथियार बनाने वाले ममालिक में से एक और असला बरामद करने में भी रूस का बड़ा नाम है। इसलिए अगर नेटो फोर्सेस रशिया पे अटैक करें तो रशिया की तरफ से मुजाहिमत की बड़ी अच्छी तैयारी है। पुतिन तो पहले ही खबरदार कर दिया कि अगर इस किस्म का कोई कदम नेटो की तरफ से उठाया गया तो अमरीका समेत यूरोप को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जहां दुनिया में नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पुराने दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन वो किसी से पीछे नहीं है। भारत बाकी ममालिक के साथ बहुत तेजी के साथ जदीद असले की इस दौड़ में शामिल है, जिसका नतीजा सिर्फ तबाही और इस वक्त मोदी हुकूमत अरबों डॉलर जदीद जौहरी हथियारों के लिए खर्च कर रही है। आप भारत के इस खौफनाक जंगी जुनून का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया एक वबा की लपेट में थी, यानी कोविड की, तो आलमी मईशत तबाही के दहाने पे थी। मुल्क में हजारों क्या लाखों लोग लुक़्मा अजल हो रहे थे। मरीजों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। भारत में शमशान घाट में मुर्दे ले जाने के लिए जगह कम पड़ गई। तब भी मोदी हुकूमत फ्रांस और रशिया के साथ हथियारों की डील में मसरूफ थी और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं रहे। हमने जब जब अमन का बुलावा दिया, भारत ने हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कश्मीर के मसले पे, कभी पानी के मसले पे, हमेशा अमन की राह में रोड़े अटकाए। इस वक्त भारत के जंगी जुनून ने हर हद अबूर कर लिया। इसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खित्ते में अदम तवाज़ुन करना, ताकि मुल्क में अफरा तफरी की फिजा पैदा और हम एक और जंग में उलझ जाएं। भारत अपने इस मिस एडवेंचर के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुल्क से मदद मांग रहा है और इस वक्त मोदी हुकूमत की मिसाल उस भेड़िए की तरह है जो काफी दिन से शिकार की तलाश में मारा फिर रहा होता है। इस गुरानी साजिश में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत पे इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमरीका बड़े मेहरबान हैं।
اس لیے امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام سے تو انسانیت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس بھارت کا جنگی ہتھیاروں کے بارے میں پاگل پن بالکل نظر نہیں آتا۔ ایران پہ ہر طرف سے سخت پابندیاں ہیں، لیکن بھارت امریکہ اور نیٹو دونوں کا لاڈلا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی بڑی مغربی کمپنیز بھارت کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کر رہی ہیں، اور بھارت نے رشیا سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی خرید لیا ہے، جو کہ دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہتی ہے، بھارت کو خطرناک ہتھیاروں کی خرید سے روکا نہیں جا سکتا، تو کچھ ہی عرصے میں بھارت دنیا کو ایک اور نئے اور پہلے سے زیادہ سنگین سیکیورٹی بحران کی طرف پش کر دے گا۔ یورپین کنٹریز بشمول امریکہ کو اس وقت چائنا سے شدید خطرہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں چائنا نے کسی بلاک اور کسی عالمی جنگ کا حصہ بننے کی بجائے صرف اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی توجہ دی، اور اب چائنا دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ ان سب کے بعد اگر چائنا کسی بھی عالمی جنگ میں شریک ہوتا ہے، جیسا کہ اس وقت چائنا اور تائیوان کا شدید سرحدی تنازع چل رہا ہے، تو پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ سمیت دوسرے تمام ممالک چائنا سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ بھارت اس ساری صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارت امریکہ کو یہ بتاتا ہے کہ چائنا ہمارے لیے سیکیورٹی رسک، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کے امریکہ سمیت دیگر یورپی ممالک سے بھی سستے داموں ہتھیار لیتا ہے۔ بھارت اسی چیز کو بنیاد بنا کے رشیا سے نہ صرف ہتھیار خرید رہا ہے، بلکہ رشیا سے سستا تیل بھی لے رہا ہے۔ بھارت اپنے جنگی ہتھیاروں کا 2/3 حصہ جو ہے رشیا سے لیتا ہے۔ باقی ممالک میں فرانس ہے، اسرائیل ہے، امریکہ یہ شامل ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق بھارت اپنی ریاست کرناٹک میں ایک خفیہ نیوکلیس سٹی بنا رہا ہے، جس کا زیادہ تر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس جگہ پہ بھارت نے جدید اور خطرناک قسم کے جوہری ہتھیار بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف خطے میں امن کو تباہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یہاں وہ بڑی آسانی سے جنوبی ایشیائی ملک یعنی پاکستان اور پڑوسی ممالک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مودی کی انتہا پسندانہ سوچ نے نہ صرف ہمسایہ ممالک تنگ ہیں، بلکہ بھارتی صحافیوں کے بقول بھارت خطرناک ہتھیاروں کو پہلے ہی اپنے شہریوں پہ استعمال کر چکا ہے۔ کشمیر کے حال سے کون واقف نہیں؟ بھارت ان ہتھیاروں کو نہتے کشمیریوں کے خلاف بڑے عرصے سے استعمال کر رہا ہے، اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوان اپنے حقوق کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنی ہی حکومت خانوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روایتی ہتھیاروں میں بھارت جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ان ہتھیاروں میں اضافہ اور طاقت کا عدم توازن بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ماضی میں ہوتا آیا کہ LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی ہو یا پھر بالا کوٹ کا واقعہ ہو، بھارت ہمیشہ اپنے مذموم خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہوا میں اڑاتا پھرتا ہے۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند جماعت نے پاکستان کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ ان کی سوچ پاکستان کے حوالے سے ابھی تک وہی ہے جیسے آج سے 75 سال پہلے والی تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوچ میں نفرت کا مزید اضافہ ہوا، اور بھارت کی حکمران جماعت جیسے اپنے ملک کو مذہبی اور سیاسی انتشار کی کبھی نہ بجھنے والی آگ میں دھکیل چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک بھی اس آگ کا نشانہ بنے، لیکن پاکستان کے اداروں اور قوم کے جرأت مند بیٹوں نے آج سے پہلے بھی اپنے وطن کا بہادری سے دفاع کیا، مستقبل میں بھارت کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ یہ میری دعا بھی ہے اور یقین بھی۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔